आज का हमारा अध्याय है दहन और ज्वाला के बारे में। हम घर पर, उद्योगों में, वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन जैसे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं? मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करें। 6.1 दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे चित्र 6.1 में दिखाया गया है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। यहाँ पर चित्र 6.1 में मैग्नीशियम के दहन को दिखाया गया है। ये मैग्नीशियम का दहन दिखाया गया है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से विक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव्य या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के लिए ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ हैं। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से विक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। क्रियाकलाप 6.1 स्ट्रो, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा इसे अदाह्य दिखाइए, जैसे सारणी 6.1 में दिखाया गया है। सारणी 6.1 में दाह्य और अदाह्य पदार्थ, यहाँ पर पदार्थ का नाम, यहाँ पर दाह्य और यहाँ पर अदाह्य पदार्थ, जैसे लकड़ी दाह्य है या अदाह्य पदार्थ है, कागज दाह्य है या अदाह्य है, लोहे की कीलें दाह्य है या अदाह्य बताना है, मिट्टी का तेल दाह्य पदार्थ है
या अदाह्य पदार्थ है? पत्थर का टुकड़ा दाह्य पदार्थ है या अदाह्य पदार्थ है? स्ट्रो दाह्य पदार्थ है या अदाह्य पदार्थ है? कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है या अदाह्य पदार्थ है? माचिस की तीलियां दाह्य पदार्थ है या अदाह्य पदार्थ है? कांच दाह्य पदार्थ है या अदाह्य पदार्थ है? इसके बारे में बताना है। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? आप सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। क्रियाकलाप 6.2 सावधानी पूर्वक जलता मोमबत्ती अथवा किसी समय में सावधानी रखनी है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि चित्र 6.2 में दहन के लिए वायु आवश्यक है प्रदर्शित करने के हेतु प्रयोग दिखाया गया है। ए, बी और सी ये दिखाए गए हैं। वायु को चिमनी में प्रवेश होता देख चित्र 6.2 ए देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। चित्र 6.2 बी पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। चित्र 6.2 सी ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में अब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 6.3 एक लकड़ी अथवा लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी पदार्थ व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं, जैसे चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? चित्र 6.3 में कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी, ये दिखाया गया है। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा।
जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या ये जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? चित्र 6.4 में जंगल की आग को दिखाया गया है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। चित्र 6.4 इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से विक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल का आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाले बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए
उसका ताप उसके ज्वलन ताप पर पहुंचना आवश्यक है। क्रियाकलाप 6.4 सावधानी जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार करिए। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग-अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं? चित्र 6.5 में कागज के कप में जल गर्म करना। यहाँ पर ये जल दिखाया गया है। ये कागज के कप दिखाए गए हैं। कागज के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं जैसे पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? 6.2 हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने घरों, दुकानों और कारखानों में लगी आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो इसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करिए। यह जरूरी है कि हम आपको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। चित्र 6.6 में फायरमैन दबाव के साथ जल फेंककर आग बुझाता हुआ दिखाया गया है। ये देखिए फायरमैन दबाव के साथ जल फेंककर आग बुझाते हुए दिखाया गया है। क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन हैं? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वे क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उसका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु को की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु अर्थात ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को
नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है। यहाँ पर चित्र 6.7 में ये अग्निशामक यंत्र को दिखाया गया है। और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल से के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आगे के इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। 6.3 दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए। अपने माता पिता की सहायता से के लिए कहिए। गैस स्टोव को घुंडी अथवा नोक घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन, जिसमें पदार्थ बिना प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे स्वतः दहन कहलाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकुंड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से
लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। चित्र 6.8 में मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग दिखाए गए हैं। चित्र 6.9 में मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वालाओं को दिखाया गया है। इस तरह से ये दिखाया गया है। 6.5 ज्वाला की संरचना क्रियाकलाप। 6.5 एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की ओर यहाँ पर सारणी 6.2 में दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ। यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ पर पदार्थ का नाम, ज्वाला देता है, ज्वाला नहीं देता है। जैसे मोमबत्ती ज्वाला देता है या ज्वाला नहीं देता है, ये लिखना है। मैग्नीशियम का फीता ज्वाला देता है या नहीं देता है। कपूर ज्वाला देता है या ज्वाला नहीं देता है, बताना है तो ज्वाला देता है। मिट्टी के तेल वाला स्टोव ज्वाला देता है। लकड़ी का कोयला ये भी ज्वाला देता है। इस तरह से इस सारणी में ये हमें बताना है कि कौन से पदार्थ ज्वाला देते हैं या ज्वाला नहीं देते। अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। चित्र 6.10 कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास मोम जल्दी पिघल जाता है। यहाँ चित्र 6.10 में ये दिखाया गया है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की स्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। आकृति 6.11 में उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? यहाँ चित्र 6.11 में ये दिखाया गया है। कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले
कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए, जैसे आकृति 6.12 में दिखाया गया है। चित्र 6.12 में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का वह भाग सबसे अधिक गर्म होता है, जैसे चित्र 6.13 में दिखाया गया है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उस पर यहाँ पर चित्र 6.13 में मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं। ये मोमबत्ती दिखाई गई है, ये सबसे कम गर्म, ये उससे कम गर्म और ये सबसे गर्म भाग दिखाया गया है। यहाँ पर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला दिखाया गया है। यहाँ पर आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला दिखाया गया है और ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग काला भाग दिखाया गया है। फूंकते हैं जैसे चित्र 6.14 में दिखाया गया है। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? यहाँ पर चित्र 6.14 में धातु की फूंकनी से फूंकता व सुनार को दिखाया गया है। छः पॉइंट 6 ईंधन क्या है? याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव्य और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत करिए। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसके ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम केजे मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीयमान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। यहाँ पर सारणी 6.3 में ईंधनों के प्रारूप, यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ ठोस ईंधन, यहाँ द्रव ईंधन, यहाँ गैसीय ईंधन। जैसे ठोस ईंधन में कोयला, द्रव ईंधन में मिट्टी का तेल, गैस ईंधन में प्राकृतिक गैस। यहाँ हम ठोस ईंधन और भी लिख सकते हैं, यहाँ हम द्रव ईंधन लिख सकते हैं, या हम गैस ईंधन को भी लिख सकते हैं।
सारणी 6.4 में विभिन्न ईंधनों के उसमें मान दिए गए हैं। इधर ईंधन, इधर उसमें मान kg/kg में दिया गया है। जैसे गोबर के उपले 6000 से लेकर 8000 तक इसका उसमें मान है। लकड़ी 17000 से 22000 तक इसका उसमें मान है। कोयले का 25000 से लेकर 33000 तक इसका उसमें मान है। पेट्रोल का 45000 होता है उसमें मान। मिट्टी का तेल है उसका भी 45000 उसमें मान होता है। डीजल का उसमें मान भी 45000 होता है। मीथेन का उसमें मान 50000 होता है। सीएनजी गैस का उसमें मान 50000 होता है। एलपीजी का उसमें मान 55,000 होता है। जैव गैस का उसमें मान 35,000 से 40,000 होता है। हाइड्रोजन का उसमें मान 1,50,000 होता है। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। दूसरा, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी न सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। तीसरा, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। चौथा, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और क्षतिकारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसके विषय में आप कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं।
मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है।